एवरीवन, वेलकम बैक टू दापोस लर्निंग। होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है अनुराधा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी वितान का दूसरा चैप्टर जूझ कहानी का प्रश्न उत्तर, जो कि दापोस लर्निंग चैनल आप ही का है, आप ही लोगों का है और आप ही लोगों के लिए है। तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में जो घंटी वंटी होती है उसे भी बजा दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। साथ में एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो कहानी है जूझ, मराठी भाषा के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के आत्मकथा का एक अंश है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इस कथा का नायक यानी हीरो पाठशाला जाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उसका पिता खुद काम से बचने के लिए उसे स्कूल नहीं जाने देना चाहता था और उसे स्कूल जाने के लिए किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा और कैसे खेती बाड़ी के काम को भी उसने अपने अनुकूल ढाला और अपने सपनों को पूरा करने में इस्तेमाल किया, यही इस कहानी में दिखाया गया है। तो पहला प्रश्न है, जूझ कहानी के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। कहने का मतलब है कि जूझ जो शीर्षक है इसका इस कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता है। तो उत्तर लिखेंगे आप, किसी भी कहानी का शीर्षक उस कहानी के मुख्य भाव और उद्देश्य को व्यक्त करता है। कहानी के शीर्षक को देखकर ही पाठक को पता चलता है कि कहानी किस संदर्भ में होगी। जूझ अर्थात जूझना, जुझारूपन, यह संघर्ष। इस कहानी के नायक आनंद यादव ने बचपन में विपरीत परिस्थितियों से जूझकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अथक प्रयास किया और अपनी लगन और मेहनत से जीवन में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। उनके इस संघर्ष में उनकी मां और गांव के मुखिया दत्ताजी राव ने उनका साथ दिया। यह कहानी हमारे भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ को व्यक्त करती है। कहानी के नायक आनंद यादव का संघर्ष व जुझारूपन देखकर यह शीर्षक उपयुक्त लगता है। कहानी के नायक आनंद को जिस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा स्कूल जाने के लिए, उसको देखते हुए यह शीर्षक बहुत उपयुक्त है। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। चूंकि यह कहानी डॉक्टर आनंद यादव की आत्मकथा का एक अंश है, तो लेखक के मन में कैसे यह आत्मविश्वास आया कि वह स्वयं भी कविता लिख सकता है और स्कूल जाते समय ही। तो उत्तर है, लेखक के मराठी के अध्यापक मराठी व अंग्रेजी की कविताओं को गाकर व अभिनय कर बड़े ही सुंदर ढंग से सुनाते थे। जब वो कविता पाठ करते थे तो लेखक भाव विभोर होकर बड़ी तन्मयता के साथ उनको सुनते और फिर अपने खेतों में जाकर उसे उसी तरह से दोहराते थे जैसे उनके मराठी के जो अध्यापक थे जैसे गाकर सुनाते थे कक्षा में, वैसे ही वह घर जाकर उसे दोहराते थे। एक बार टीचर ने जब अपने दरवाजे पर लगी मालती के एक बेल पर एक खूबसूरत कविता लिखी, तो लेखक ने सोचा कि जब उसके टीचर एक मालती के बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं तो उनके आसपास तो हर कहीं प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इसके बाद खेतों में काम करते करते, भैंस चराते समय जब भी उन्हें समय मिलता था और जो भी उन्हें दिख जाता था उसके ऊपर कविताएं लिख देते और फिर अपनी सारी कविताएं जाकर अपने टीचर को दिखाते थे। टीचर कविताओं में जो कमी होती उसे दूर कर उन्हें प्रोत्साहित करते थे और धीरे धीरे कविताएं लिखते लिखते उनके मन में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बच्चों, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, पढ़ने लिखने का काम हो या कविताएं करने का काम हो या कोई भी काम हो, शुरू शुरू में तो बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम उसे कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो सुधरने लगता है और इस तरह से हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं। उसी तरह यही बात लेखक के साथ भी हुई। तीसरा प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर, श्री सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे जिनका कविताएं
पढ़ाने का अंदाज एकदम निराला था। वह कविता पढ़ाते समय उसमें रम जाते थे और पूरे लय, ताल, छंद के साथ उसे गाकर सुनाते थे। यह चीज लेखक को बहुत अच्छा लगता था और कोई भी काम करते समय उनकी नकल करके दोहराते थे। जैसा कि अभी आपने पिछले उत्तर में देखा कि भैंस चराते समय, खेती बाड़ी का काम करते समय वे दोहराते रहते थे उसे। धीरे धीरे उन्होंने खुद कविताएं लिखना शुरू किया। वो जो भी कविता लिखते अपने टीचर को दिखाते और टीचर उनकी कविताओं में जो भी कमी होती उन्हें दूर कर देते। सौंदलगेकर ने उन्हें कविताओं में तुकबंदी, लय, ताल, छंद, अलंकार आदि के महत्व को अच्छे से समझाया। इस तरह अपने गुरु के प्रोत्साहन से लेखक को कविता लिखने में रुचि पैदा हो गई। उनके गुरुजी उन्हें गाइडेंस करते जाते थे। इस तरह से उन्हें अपने कविताओं में सुधार का मौका मिला और इस तरह से उनकी रुचि पैदा हो गई। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके हिंदी या इंग्लिश के टीचर कविताएं पढ़ते समय इस तरह से गाकर सुनाते हैं। चौथा प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। उत्तर, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को अकेलापन महसूस होता था। वो खेतों में अकेले काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे कविताओं के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई, उनकी धारणा एकदम बदल गई। अब उन्हें अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगा। वो चाहते थे कि जब वो खेतों में काम करे तो उनके साथ कोई न हो, ताकि वो अपनी कविताओं को पूरा ध्यान लगाकर लिख सके, उसकी तुकबंदी कर सके, उसको गा सकें। इसलिए वो अकेले रहना चाहते थे। कविताएं लिखना शुरू करने से पहले जो लेखक थे उनको अकेलापन बहुत खलता था। वो कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहते थे, न खेतों में अकेले जाना चाहते थे। लेकिन जब वो कविताएं लिखने लगे तो उनका जो अकेलापन था वह खत्म हो गया। वह अपनी कविताओं के साथ ही रहना चाहते थे, उसे गाना चाहते थे, उसे पढ़ना चाहते थे और उसमें जो जो भी कमियां होती थी उसको सुधार करते रहते थे। तो उन्हें अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगा। पांचवा प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। चूंकि लेखक पढ़ना चाहता था और उसके पिता उसे पढ़ने नहीं देना चाहते थे, तो कौन सा पक्ष सही है इसके बारे में आपको उत्तर देना है। तो उत्तर लिखेंगे, मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल ठीक था। पढ़ाई लिखाई किसी भी बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए अति आवश्यक है। लेखक जानते थे कि पढ़ाई लिखाई ही उनका भविष्य बना सकती है। खेती बाड़ी से उनका गुजर बसर नहीं हो पाएगी। वो अक्सर सोचते थे कि अगर पढ़ लिख गए तो अपना जीवन आराम से गुजार पाएंगे। दत्ताजी राव भी शिक्षित व्यक्ति थे और पढ़ाई लिखाई का महत्व जानते थे। इसीलिए उन्होंने लेखक के अनुरोध पर उनके पिता पर दबाव डालकर लेखक के स्कूल जाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विपरीत लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित था। वो स्वयं घर के काम से बचने के लिए लेखक की पढ़ाई छुड़वाना चाहते थे और उसे खेती के काम में ही लगाए रखना चाहते थे। छठा प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे के घटनाक्रम का अनुमान लगाकर बताइए। अपने पिता पर दबाव बनाने के लिए लेखक और उनकी मां ने जिस झूठ का सहारा लिया था वह यह था कि उनके पिता को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि वह और उनकी मां जो गांव के मुखिया थे दत्ताजी राव, उनके पास उनकी शिकायत करने गए थे। यही झूठ था। तो उत्तर है, अगर लेखक और उनकी मां झूठ का सहारा न लेती तो लेखक अनपढ़ ही रह जाते और फिर उन्हें अपना पूरा जीवन कोल्हू के बैल खींचने व खेतों में काम करते हुए ही बिताना पड़ता। इस तरह एक प्रतिभाशाली बच्चे का भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन उसी एक झूठ ने लेखक के पूरे जीवन की दिशा व दशा दोनों ही बदल दी और वो अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर एक महान कथाकार व उपन्यासकार बने। तो यह था जूझ कहानी के सभी प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।